हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए सोशल साइंस का वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें कि हम लोग प्रीवियस ईयर का जो 2023 में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसका डिस्कस करेंगे, सोशल साइंस का। और हम लोग एमसीक्यू ही नहीं बल्कि एक्सप्लेनेशन के साथ सभी क्वेश्चन को डेप्थ में देखेंगे, ठीक है। और किस तरीके से पेपर आ रहे हैं इसमें आप लोग को देखना होगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग को आ रहे हैं और किस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखो, ये पेपर सोशल साइंस का है, तो सोशल साइंस में कितने नंबर क्वेश्चन को कितना लिखना है और क्या-क्या गुड आंसर हो सकता है, इस चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना होता है सोशल साइंस में, ठीक है। तो चलते हैं और बढ़ते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन की ओर। ये सारे पैटर्न तो आप लोग को पता होंगे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर पेपर है 2023 का है, ठीक है। पहले तो 20 एमसीक्यू आएगा, ठीक है। ये ओरिजिनल पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों होता है। आप लोग को भी अगर पेपर देने जाएंगे तो आप लोग को ऐसे ही देखने को मिलेगा, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों ही देखने को मिलेगा साथ में। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है स्क्रीन पर। Match the following attributes allegory of Germania with its significance and choose the correct options। तो आप लोग को यहाँ पे सही आंसर करेक्ट करना है। ब्रोकन चेन क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्रोकन चेन क्या रिप्रेजेंट करता था, आप लोग को ये बताना है। फिर ब्रिस्ट प्लेट विथ ईगल्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्राउन ऑफ लिप्स क्या करता है और स्वॉर्ड्स क्या करता है। ये चारों का रिप्रेजेंट, और इसमें से ABCD कौन सा आंसर सही होगा, इसमें से आप लोगों को सही आंसर देना है। तो देखो, ब्रोकन चेन मतलब कि चैन टूटी हुई है ना? मतलब कि जंजीर में अब हम बंधे नहीं हुए हैं, मतलब कि हम लोग क्या है, फ्री हैं। तो बीइंग फ्री, ए का क्या हुआ 4, बी का क्या, ए का 4, ठीक है, बीइंग फ्री। ब्रिस्ट प्लेट विथ ईगल, ठीक है, ब्रिस्ट प्लेट विथ ईगल, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्ट्रेंथ, ठीक है। ये स्ट्रेंथ को बताता है, स्ट्रेंथ, ठीक है। क्राउन ऑफ ओक लिप्स, क्राउन ऑफ ओक लिप्स, लिप्स ये क्या बताता है, हीरोइज्म को बताता है, ठीक है। C1। और फिर लास्ट में क्या बचा, स्वॉर्ड के बताएगा रेडीनेस ऑफ फाइट, है ना, कि हम लोग तैयार हैं लड़ाई करने के लिए। तो कहाँ पे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को करने होते हैं, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर के, ठीक है। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट वाज कॉमन बिटवीन द राइटिंग ऑफ B.R. अम्बेडकर एंड E.V. रामास्वामी नाइकर। E.V. रामास्वामी नाइकर और B.R. अम्बेडकर के बीच में क्या बातें कॉमन है, क्या कौन से एस्पेक्ट पे ये सही सेम एस्पेक्ट पे लोग काम करते थे। ऑप्शन ABCD आप लोग के सामने, आप लोग सही आंसर चूज कर सकते हैं। रोड ऑन कास्ट सिस्टम इन इंडिया, तो पहला ही ऑप्शन मेरे को मिल गया यहाँ पे, ये है, दोनों ही कास्ट सिस्टम के बारे में लिखते थे, ठीक है, बिल्कुल सही है दूसरा का ए। आप लोग 20 में से कितने आंसर सही कर रहे हैं, पहले आप लोग वो चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो कितने मार्क्स आप लोग को मिल रहे हैं 20 में से, ठीक है। 20 में से कितने सही हो रहे हैं। ओके, थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु द फॉलोइंग सेट अप फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, किसने सेटअप किया था, तो ये थे JRD टाटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही आंसर चूज करना है और अरेंज करना है इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। IMF बना था, ठीक है, कब बना था, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा बना था, तो कब बना था, तो पता है ना, 1944 1944 में बना था ब्रिटेन कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ठीक है। ओके, सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट बिटवीन एक्सिस एंड राइट, कब हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। ये से क्रोनोलॉजी में लगाना, सीक्वेंस, सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन हुआ, ठीक है, ऐसे लगाना है, ठीक है। वेस्टर्न इकोनॉमिक ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज अ ग्रुप ऑफ 77 इसको कहा गया, ये कब कहा गया इसको, ठीक है। तो इसका आंसर कौन होगा, आप लोग ध्यानपूर्वक इसे चूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक बात तो क्लियर है, एक बात क्लियर है कि ये वाला सबसे लास्ट में हुआ था, ये ग्रुप 77 सबसे लास्ट में बना है, ठीक है। ये क्या है, सबसे लास्ट में बना है। उसके बाद, क्योंकि वर्ल्ड वार के बाद में ना ये बना था ग्रुप, आप लोगों को पढ़े हो, आप लोग पता होगा कि वर्ल्ड वार के बाद ये ग्रुप 77 बना था, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो ये कब बना था पता है, 1944 बना था, 44 में बना था ये, 1944 में ये बना है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार उसके बाद होता है। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार, मतलब ये स्टार्ट होगा। और सबसे स्टार्टिंग में क्या होगा, ये जो कार जो मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है ना, फोर्ड कंपनी वाली, ये हुआ था, ठीक है ना। तो मतलब सबसे पहले कौन आएगा, थर्ड, सबसे पहले कौन आ रहा है, थर्ड, ठीक है, थ्री सबसे पहले आएगा। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, उसके बाद होता है ये ब्रिटेन वुड्स, और उसके बाद ये हो, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द क्रॉप, आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये, कि कौन सा क्रॉप्स होगा ये। दिस इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स। चलो मान लो ये नहीं पता कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मान लो कि सब, इस सांप को मान लो नहीं पता हमें, काट दो इसको ऐसे, चलो ठीक है।
आते हैं सेकंड, दिस इज ए रबी क्रॉप्स। अब सोचो जरा, इसमें से रबी क्रॉप हम क्या चूज नहीं कर पाएंगे? ये तो हर किसी को पता, खरीफ क्रॉप और रबी का दो दो क्रॉप है, ठीक है। तो राइस क्या है, राइस क्या है? ये खरीफ क्रॉप है, तो ये तो कट गया। खरीफ मैंने बताया था, ठीक है, आप लोग पता होना चाहिए। देखो, पहले खरीफ आता है, के आता है, उसके बाद क्या आता है, रबी आता है। के आता है, उसके बाद आर आता है। अगर एबीसीडी अल्फाबेट में आप लोग जाते हो तो पहले के आएगा, उसके बाद आर आएगा। इसका मतलब पहले खरीफ क्रॉप आएगा, उसके बाद रबी क्रॉप आएगा। ठीक है, ऐसे याद कर लेना आप लोग भी, ठीक है। मैं ऐसे बताता हूँ अपने स्टूडेंट को, पहले क्या आता है, उसके बाद आ रहा था, ठीक है, खरीफ उसके बाद रबी, ठीक है। तो ध्यान समझ लो, अब खरीफ क्रॉप में क्या आते हैं, राइस वगैरह खरीफ क्रॉप हो गया है ना। जून जुलाई से अक्टूबर तक जाता है ये, ठीक है। और अभी और अक्टूबर नवंबर लगेगा, और फिर मार्च अप्रैल में कटेगा ये, ठीक है, रबी क्रॉप्स, ठीक है। राइस हो गया। अच्छा, मैज़ मक्का वगैरह है ना, मकई वगैरह खाते हो आप लोग, भुट्टा वगैरह है ना, तो ये कौन सा क्रॉप है, इसी में आ जाता है ये भी, तो खरीफ में आ गया, तो ये भी कट गया। शुगर केन, अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हो, आप लोग पता होगा कि इसी क्रॉप इसी सीजन में ये भी लगाया जाता है, तो ये भी गया, क्योंकि छठ पूजा में आप लोग देखते हो कि हम लोग को गन्ना मिलने लगता है। तो छठ पूजा में गन्ना मिलता है, इसका मतलब कब लगाया जाता होगा, तो लगातार 4-5 महीने पहले लगा हो, तभी तो उतना समय में उतना बड़ा हो गया होगा। तो मतलब कि यही समय है उसको भी लगाने का, तो ये भी खरीफ क्रॉप में आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब बच कौन गया, एक वीट बच गया, तो वीट क्या हो गया, सही आंसर हो गया। मतलब एक पता है सब, ठीक है। और भी देखा है, और भी कुछ चीज़ें दी हुई है यहाँ पे। इट रिक्वायर कूल ग्रोविंग सीजन। अब ठंडी का मौसम में कौन होता है, जाहिर सी बात है, गेहूँ। अभी अगर आप लोग गाँव में जाओगे, देखो कि इस समय में क्या गेहूँ बोआ रहा होगा बहुत जगह पे, ठीक है। इट रिक्वायर 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल, जिसको कम वर्षा की जरूरत होती है। और राइस तो ऐसी कर देगा, राइस को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग वीट पे आराम से पहुंच जाओगे बिना, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना वेस्ट हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तुंगभद्रा डैम इज लोकेटेड, किस स्टेट में तुंगभद्रा डैम है? बहुत ही आसान सा, ये कर्नाटका में है, ठीक है। खैर, जिसको पता है उसके लिए आसान है, नहीं पता तो नहीं आसान है, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, है ना, इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, ठीक है। तो अरे यार, ये देखो सातवां, एलुवियल सॉइल गंगेटिक प्लेन, ये बिल्कुल सही है, पहला ही इसमें मैच करके दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए ही सही है। ब्लैक सॉइल पता है महाराष्ट्र में पाया जाता है, तो ये तो हिमालय रीजन दिया, तो गड़बड़ है ना। एरिड सॉइल राजस्थान वगैरह में पाया जाता है, तो वेस्टर्न घाट दिया, ये भी गलत दिया हुआ है। लेटराइट सॉइल डिजर्टेड, ये भी गलत दिया हुआ है। तो बस आपको तो सातवां का आंसर ए होगा, ठीक है। आठवें पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, है ना। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लोग ज़्यादा जीते हैं, ठीक है। नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश और चाइना, ठीक, सॉरी पाकिस्तान, चाइना याद आ रहा है, ठीक है। ठीक है, पाकिस्तान, तो कौन सा होगा, ये बांग्लादेश, ठीक है। नाइन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग डाटा रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डाटा बताता है ना, किस चीज़ का एम्प्लॉयमेंट, कितने लोग एम्प्लॉय हैं हमारे यहाँ। तो ये है एनएससी, ठीक है, सॉरी एनएसओ, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ बोलते हैं इसको, ठीक है। याद रखना, 9 का क्या होगा, ए होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ओके, यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर बेनिफिट टू एमएनसी व्हेन इट वर्क ऑन जॉइंट प्रोडक्शन विथ ए लोकल कंपनी, ठीक है ना। तो कौन सा वर्क है एमएनसी का, मल्टीनेशनल कंपनी का क्या क्या रोल होता है जब भी किसी, है ना, लोकल कंपनी के साथ मर्ज होकर के काम करती है, मिल के काम करती है, तो एमएनसी, देखते हैं एबीसीडी। एमएनसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद लोकल कंपनी, ठीक है। एमएनसी डिसाइड ऑल पैरामीटर एंड प्राइजेज, यस बी। एमएनसी सारे के सारे पैरामीटर और प्राइजेज अपना वो डिसाइड करती है, ठीक है, प्रोडक्ट का। तो ऑप्शन में बी बिल्कुल सही होगा। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी, क्वार्टरनी। प्राइमरी सेक्टर में क्या था भाई, फिशरमैन, यस बिल्कुल सही है, प्राइमरी सेक्टर ही फिशरमैन आते हैं, ये सही दे रखा है। और आई थिंक आंसर भी मिल गया हम लोग को, है ना, तो काफ़ी इजी सा दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, assume there are four families in a locality. If the monthly income of each family is 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, then what is the average income of the locality? Choose the correct option from the following. तो सबको जोड़ोगे, देखो यहाँ पे 1,00,000 रुपये आएंगे, ठीक है। सबको जोड़ोगे कितने आएंगे, 1,00,000, कितने लोग हैं, 4 लोग, तो 1,00,000 को 4 लोगों में बांटोगे कितना, 25,000 आएगा, तो 25,000 आंसर हो गया। बहुत सा चीप क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, कांता वर्क इन एन ऑफिस, शी गेट हर सैलरी रेगुलरली एट एंड ऑफ एवरी मंथ, है ना। कांता किसी ऑफिस में काम करती है, इसको रेगुलरली महीने पर सैलरी इसको मिलती है। इसके सैलरी के अलावा, है ना, उसको कुछ अदर बेनिफिट भी मिलते हैं, सरकार की तरफ से मिलते हैं, है ना। अरे कांता किस फील्ड में काम करती है, किस सेक्टर में काम करती है, तो जाहिर सी बात है, मंथली इनकम मिल रही है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही होगी, बस 13 का है, ठीक है। पिछले फॉलोइंग फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, है ना, फॉर्मल सोर्स क्या है क्रेडिट का, तो रिलेटिव, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना, फॉर्मल सोर्स, ठीक है। 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें पावर शेयरिंग के बारे में बताना है कौन सा सही है, और इसमें से सही आंसर चूज करना है आपको। इट डिपेंड डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग क्या करता है कि डेमोक्रेसी को और
है ना मजबूत करता है, डिपेंड करता है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। इट हेल्प रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एम द सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप में जो विवाद होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसको कम करता है, तो बिल्कुल सही दिया है, कोई गलत नहीं बात है। इट इज़ वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को रखने में सही करता है, बिल्कुल सही है, तीनों सही है। इट ब्रिंग सोशियोलॉजी से यहाँ पे देखो, इट ब्रिंग सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल, ये स्ट्रगल क्रिएट क्यों करेगा भाई, स्ट्रगल जो हो रहा है उसको कम करेगा ना, तो यही गलत दिया है, तो चौथा नहीं होगा, चौथा जहाँ जहाँ काट दो, तो इसमें चौथा है काट दिया, इसमें चौथा काट दिया, इसमें चौथा काट दिया, कहाँ पहुँच गए हम लोग, अल्टीमेटली अपने आंसर 1 2 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 16 पे आते हैं, 16 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, एसेशन रीजन है, 4 क्वेश्चन होते हैं एसेशन रीजन के। पहले देखते हैं, एसेशन कह रहा है कि इलेक्शन आर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है ना, स्पिरिट है भाई, आत्मा है डेमोक्रेसी की, इलेक्शन के बिना कैसा, जहाँ पे इलेक्शन नहीं होता वहाँ पर डेमोक्रेसी कहाँ, चाइना में डेमोक्रेसी है, इलेक्शन नहीं होता है, पाकिस्तान में होता है नहीं होता है, ठीक है, तो जहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ डेमोक्रेसी नहीं, तो बिल्कुल सही है। इलेक्शन एक्सपेंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हाँ भाई, इलेक्शन होता है तो लोगों को पार्टिसिपेशन मिलता है, तो ये भी सही दिया हुआ है, तो बोथ ए एंड आर सही, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। 17 चलते हैं, ओके, डिफेंस कंकरेंट, ओके 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 ओके, ठीक है। अब देखो डिफेंस, डिफेंस किस लिस्ट में आता है भाई, ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ठीक है, डिफेंस किसका पार्ट है, यूनियन लिस्ट का पार्ट है। पुलिस, पुलिस स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। मैरिज, शादी विवाह दोनों मिलकर काम करते हैं, सेंट्रल स्टेट, तो ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रेसिड्यूरी, रेसिड्यूरी वो होता है जो कि संविधान बनते वक्त इस चीज़ को नहीं पता था कि कभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आएगा, कंप्यूटर आएगा, है ना, 90% किसको पता है कंप्यूटर आएगा कुछ, है ना, ऐसा नहीं पता था, इस समय ये रेसिड्यूरी है ना, तो ये सब रेसिड्यूरी चीज़ें होती है, जो नई नई तकनीकें आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह से क्या है, रेसिड्यूरी पावर है, तो ये रेसिड्यू सब्जेक्ट में लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो अब मैच करा लो आप लोग, पहले का दूसरा कहाँ पे है, डी वाले में, तो डी ऑप्शन सही कर लो आप लोग, ठीक है। 18 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, आज के समय में सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है बतानी है, डिक्टेटोरियल है ना, डिक्टेटोरियल, कॉन्स्टिट्यूशनल, मिलिट्री, यार डेमोक्रेटिक होगी यार, जाहिर सी बात है ना। 19 चलते हैं, टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, एसर्शन रीजन देखना है, एसर्शन दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट, तो अलग अलग वर्ल्ड के जगहों पर औरतें भी इक्वल राइट चाह रही हैं, है ना, तो सही बात है, चाह रही हैं, इसमें गलत क्या लिखा है, रीजन क्या है भाई, रीजन दे लाइक वुमेन्स मूवमेंट एम एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, ठीक है, तो दोनों इसे दिया है, तो बोथ एन आर टू एन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलते हैं 20 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डील विद द फैमिली लॉ, इसमें से कौन सा फैमिली लॉ, है ना, फैमिली लॉ पे को डील नहीं करता है, तो मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, फाइनेंस, ये सबके सब फैमिली लॉ के बारे में, मैरिज फैमिली लॉ है, एडॉप्शन फैमिली लॉ है, इनहेरिटेंस ये भी है, फाइनेंस नहीं है, तो यही सही, डी सही आंसर है इसका, ठीक है, नोट, ठीक है, फाइनेंस। ओके, तो ये 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सेक्शन 20, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग बताएं और श्योर करें कि कितने आपको 20 में से कितने मार्क्स मिले आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 21 कह रहा है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रोमांटिसिज्म एज ए कल्चरल मूवमेंट इन यूरोप। अब मैं आपको चलता हूँ आंसर की ओर लेकर के, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग आंसर भी देखेंगे बहुत सारे, ठीक है, क्वेश्चन प्लस आंसर के साथ साथ, ठीक है ना, इसको पीडीएफ में क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन और आंसर एक साथ मर्ज किया हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पे चलते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन है 21, देखो यहाँ पे आप लोग, एक्सप्लेन रोमांटिसिज्म एज ए कल्चरल मूवमेंट इन यूरोप, है ना, किस तरीके से रोमांटिसिज्म ने एक कल्चरल मूवमेंट लाया पूरे यूरोप में, क्वेश्चन ये है। आंसर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो, देखो ये आप लोगों को अगर पढ़ना होगा एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग पेज नंबर 13 में पढ़ सकते हो जाकर के, ठीक है, और ये 2 नंबर के हैं, इसलिए 2 ही पॉइंट सिर्फ लिखना है, लेकिन यहाँ पे 6 पॉइंट लिखा हुआ है, ताकि बहुत यहाँ पे ना हर पॉइंट को और भी एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, ज़्यादा लिखा हुआ है, ताकि आप लोग और भी ज़्यादा चीज़ों को लर्न कर सको। ये इसलिए नहीं है कि सिर्फ आप 2 पॉइंट रटो और चले जाओ, ये इसलिए है कि आप लोग अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर में आता, 5 नंबर में आता, तो क्या लिखोगे आप लोग, ये पूरा पॉइंट आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं, पहले पॉइंट लिखा हुआ है, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑफ इमोशंस, इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग, ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों पर फोकस करते थे, ठीक है। सेकंड कर रहा है, देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर कलेक्टिव बिलोंग हेरिटेज, इनका एफर्ट क्या था, क्रिएट करना एक सेंस क्रिएट करना, है ना, जिसमें कि सब लोग क्या करें, शेयर करें कलेक्टिव हेरिटेज, है ना, सबका क्या हेरिटेज क्या हो, कलेक्टिव हो, ठीक है ना, एक कॉमन कल्चर, सबका कल्चर क्या हो, कॉमन हो, और कॉमन पास्ट हो सबका, ठीक है ना, एज द बेसिस ऑफ नेशन, और यही क्या होगा, आधार होना चाहिए राष्ट्र का, है ना, क्या होना चाहिए, सबका कलेक्टिव हेरिटेज हो, एक कॉमन कल्चर पास्ट हो, हाँ, और यही क्या होना चाहिए कि नेशन बने का एक, है ना, बेसिस होना चाहिए। Other romanticism, such as German philosopher Johann Gottfried Herder, claimed that the true German culture was to be discovered among the common people, है ना, डैश वर्क। फोर्थ पॉइंट है, इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग्स, है ना, फोक सॉन्ग के थ्रू, फोक पोएट्री के थ्रू एंड फोक डांस के थ्रू, है ना, रोमांटिक यहाँ पे कल्चरल मूवमेंट को शुरू किया गया, ठीक है ना, यहाँ पे नेक्स्ट है
फिफ्थ पॉइंट है collecting the recording these forms of folk cultures was essential for the project of nation building। तो नेशन बिल्डिंग के लिए काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ कि एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट आपको आता है तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, और कोई सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखना है इसमें से। आप 4-5 पॉइंट लिखा हुआ है, 5 पॉइंट में से आप कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है। पेज नंबर 13 पर जाकर और भी डिटेल में आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी का ही, एक्सप्लेन फ्रेडरिक सोरियो ड्रीम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक इन फ्रांस ड्यूरिंग 1848, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसका और वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसी का। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ, इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो ए फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो जो भी उसकी ड्रीम थी एक, उस ड्रीम को उसने पिक्चर में पहले पेज पर, फ्रंट पेज पर एनसीईआरटी के, आप लोग देखना खोल करके, ठीक है। आप लोग पढ़े भी होंगे तो आपको पता होगा। तो वहाँ पे अपने ड्रीम को दिखाता है वो किस तरीके से, है ना। सेकंड लिखा हुआ है, द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शो दैट पीपल ऑफ यूरोप, जो भी लोग यूरोप के पीपल हैं और अमेरिका के मैन वुमेन सभी लोग, सभी एज के लोग और सभी सोशल क्लास के लोग, सभी गरीब अमीर सभी एक साथ मार्च कर रहे हैं इन ए लॉन्ग ट्रेन, एक लंबी कतार में लोग मार्च कर रहे हैं, ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी उसको क्या कर रहे हैं, होमेज दे रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, एंड पास बाई, और उससे पास करते हुए जा रहे हैं सभी लोग, ठीक है। पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर, है ना, और इसमें लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाया गया है, ठीक है ना, इसको फीमेल फिगर के रूप में दिखाया गया है, विद द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन इन अदर, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को दिखाया जा रहा है यहाँ पे। उसके हाथ में एक टॉर्च होते हैं जो कि वो एनलाइटमेंट को दिखा रहा है, मतलब कि वो रास्ता दिखा रहा है किस पाथ वे में जाना है, ठीक है। और उसके पास एक चार्टर होता है, वो भी दिखाया जा रहा है उस पिक्चर में, ठीक है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इट वॉज अगेन द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। अब ये दिखा रहा है कि कोई भी एक इंस्टीट्यूशन एब्सोल्यूटिस्ट नहीं होना चाहिए, है ना, मोनार्की अब नहीं चलेगा। इन सूरियो यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर कैटेगराइज एज डिस्टिंक्ट नेशन, है ना, सबके एक अपने डिस्टिंक्ट नेशन की एक भावना सबके अंदर में है, ठीक है ना। द ग्रुप ऑफ कैटेगरी आर आइडेंटिकल थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम, सभी ग्रुप वहाँ पे अलग अलग हैं, सभी के फ्लैग अलग हैं, सभी कस्टम्स अलग हैं वहाँ पे, ठीक है ना। सभी लोग एक लंबी कतार में उस जा रहे हैं, उस पिक्चर में ये दिखाया गया था, ठीक है ना। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया। चलते हैं आगे, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, अगर आप लोग को और भी अच्छे पॉइंट लेने हैं तो यहाँ से भी आप ले सकते हो, 4-5 पॉइंट इधर भी हैं, लेकिन आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 ही पॉइंट लिखने हैं, है ना। लेकिन ये सारे पॉइंट इससे दिया था कि आपको मोर एंड मोर लर्न करने को दिया गया, ना किसी पर रटने के लिए कि ये लो आंसर लो, आंसर फेंक दिए, आंसर फेंकना नहीं है यहाँ पे, आप लोग को और से ज़्यादा याद करवाना है, ठीक है, पर्पस ये है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 मेंशन इनटू फीचर ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के 2 कोई फीचर बताने हैं, है ना। पहला फीचर यहाँ पे है, यूज द हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, है ना, एग्जाम्पल हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, ऑप्टेन हायर प्रोडक्टिव। तो हायर प्रोडक्टिविटी के लोग क्या कर रहे हैं, HYV सीड यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या क्या काम कर रहे हैं, सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्जर एरिया, है ना, एक ही क्रॉप को बहुत लार्ज एरिया में लोग ग्रो कर रहे हैं। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, है ना। तो प्लांटेशन काफ़ी इंटरफेस हो गया है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों ही। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, है ना, और प्लांटेशन क्या कर रहा है, बहुत बड़े एक चंक्स ऑफ लैंड को कवर कर रहा है, यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, है ना, विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज इन इंडिया, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब क्या है, एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर के रूप में आते हैं। तो याद रखना प्लांटेशन एग्रीकल्चर में सभी के सभी आते हैं, कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं सब, ठीक है। ओके, टी इन आसाम इन नॉर्थ बंगाल एंड कॉफी इन कर्नाटक, ठीक है, आसाम इन नॉर्थ बंगाल, टी कहाँ पे है, आसाम के, ठीक है ना, एरिया में, और कर्नाटका में कॉफी, ठीक है। और भी यहाँ पे बहुत से पॉइंट है, यहाँ पे याद कर सकते हो आप लोग, और इसमें से कोई 2 पॉइंट को यूज करना यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्सप्लेन टू प्रोविजन दैट मेक इंडिया इज सेकुलर। आपको कोई 2 प्रोविजन बताना है जो कि ये बता दे कि इंडिया एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। इंडिया कैसे कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कंट्री है। तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, आप लोग को पेज नंबर 37 में मिलेगा, सिविक्स में जाकर के, है ना, एनसीईआरटी खोल के पढ़ सकते हो। ये कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना, कि कहाँ पे आप लोग को पढ़ना है, कितने मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग काफ़ी फायदेमंद होगा, इस तरीके से आप लोग पढ़ाई करो। कितने वर्ड लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, आप लोग को ये लिखने का तरीका होता है, क्या हमें आंसर में लिखना है, ठीक है ना। तो देखो, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट, भारत जो है उसका कोई भी, है ना, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, भारत कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है कि भारत देश का ये धर्म है। पहला तो ये हो गया सेक्युलर, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, मतलब कि कोई भी हमारा एक्चुअल में धर्म नहीं है, हर जाति धर्म के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन, हमारा जो संविधान है किसी भी धर्म को स्पेशल स्टेटस नहीं देता है, स्पेशल ट्रीटमेंट किसी धर्म को नहीं मिलता हमारे यहाँ, सभी धर्म समान है हमारे लिए। थर्ड क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फ्रीडम टू प्रोटेक्ट, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन, और हमारा जो संविधान है हर एक धर्म को आज़ादी देता है कि आप अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना,
प्रोपोगेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से सभी धर्म को आज़ादी है हमारे यहाँ। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड डिस्क्रिमिनेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मना करना, ठीक है ना। तो प्रोहिबिट करता है किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए धर्म के आधार पे, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सेकुलरिज्म इज एन आइडिया दैट कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द कंट्री, है ना। तो सेकुलरिज्म एक आइडिया है जो कॉन्स्टिट्यूट करता है फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, है ना। एक फाउंडेशन बनाता है हमारी कंट्री का, कौन, सेकुलरिज्म। At the same time, constitution allow the state to integrate with the matter of religious, ensure equality with the religious community। और ये भी बताता है कि हमें इंश्योर करना है इक्वलिटी को, है ना, समानता बनाए रखना है सभी धर्मों में, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारी बातें आपको पता चल गई, है ना। सेकुलरिज्म क्या होता है, कैसे होता है, कैसे काम करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्या कह रहा है, इमेजिन दैट यू आर ए विलेज हेड। मान लीजिए कि आप किसी एक गांव के हेड हैं, है ना। सजेस्ट एनी टू एक्टिविटी दैट यू थिंक्स शुड बी टेकन अप टू इंक्रीज द इनकम ऑफ विलेजर्स। और आप बताइए कि कोई ना ऐसे काम करने हैं जो कि विलेजर के लिए काफ़ी, विलेजर के हित में हो, ठीक है ना। तो आप क्या क्या काम बताओगे जिससे कि क्या हो जाए, गांव का इनकम बढ़ जाए, जो भी गांव वाले हैं का इनकम। टू डेवलप वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। तो यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग को आप डेवलप करा सकते हो। डेवलप इरीगेशन फैसिलिटी को बढ़ा सकते हो। डेवलप सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना। डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, है ना। तो कोई भी 2 पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, 2 नंबर क्वेश्चन इसलिए। पेज नंबर 27 में आप जाकर रीड कर सकते हो। सेक्शन सी पे अब हम लोग आ चुके हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन द रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया ड्यूरिंग 19वीं सेंचुरी। कह रहे कि व्याख्या कीजिए आप इम्प्लीकेशन ऑफ प्रिंट कल्चर, प्रिंट कल्चर क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, है ना, ऑन द रिलीजियस रिफॉर्म, है ना, रिलीजियस रिफॉर्म पर इंडिया ड्यूरिंग 19वीं सेंचुरी, है ना। तो जब प्रिंट कल्चर आया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, है ना, धर्म पर, है ना, और इससे धर्म का क्या सुधार हुआ, ये बताना है 19वीं सेंचुरी में। क्वेश्चन ये सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि धर्म पर इसका क्या प्रभाव पड़ा प्रिंट कल्चर का 19वीं शताब्दी में, इसके बारे में आप बताएं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना आप लोग को, ठीक है। अब आप लोग खुद भी सोच के कुछ चीज़ें बता सकते हो। जैसे क्या बता सकते हो, जैसे कि पहले लोग के पास किताबें नहीं थी, अखबारें नहीं थी, अखबार आने लगे, लोग अलग अलग विचारधाराओं को पढ़ने लगे, कोई अपनी आइडिया को बता रहा है, कोई उस आइडिया से सहमत है, कोई सहमत नहीं है, लोग उसके बारे में डिबेट कर रहे हैं। ये सारी बातों को आपको लिखना होगा वहाँ पे। बात समझ में आ रही है ना। ओके, तो पहला पॉइंट है, प्रिंटिंग लेड टू डिबेट अराउंड द रिलीजियस इशू दैट टाइम। प्रिंटिंग आने से क्या हुआ, धर्म के बारे में लोग इशू उठाने लगे, है ना। दूसरा पॉइंट है, डिफरेंट ग्रुप्स कन्फ्रंटेड द चेंजेस हैपनिंग विद इन द colonial सोसाइटी इन डिफरेंट वे एंड ऑफर ए वैरायटी ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ बिलीफ इन डिफरेंट रिलीजन, है ना। थर्ड क्या है, सम क्रिटिसाइज एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड कैंपेन और टू फॉर रिफॉर्म। कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो भी रिफॉर्म हो रहा है सोसाइटी में, है ना। बहुत सारे हमारे हमारे सोसाइटी में रिफॉर्म किए जा रहे थे, है ना। सती प्रथा लाई जा रही थी, है ना, सती प्रथा खत्म की गई थी, है ना। और फिर विधवा पुनर्विवाह, है ना, विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया था। तो ये सारी चीज़ों को जब लाया गया था तो कहीं न कहीं जो हमारे ऑर्थोडॉक्स थे, है ना, तो जो पुरानी विचारधारा के लोग थे, वो लोग कहते हैं क्यों हमारे हमारे धर्म को कहीं न कहीं आप परेशान कर रहे हो इस तरीके से। तो वो लोग काफ़ी क्रोधित थे। तो इस तरीके से कहीं न कहीं क्लैश आ रहा था लोगों के बीच में, डिबेट हो रहे थे कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। इस तरह की बातों को आप लोग मेंशन कर सकते हो कॉपी में अपने, ठीक है। ये सारी पॉइंट है, आप लोग रीड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है ना, कुछ समाचार के बारे में, आप लोग इसे जरूर रीड करना, ठीक है ना। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ हैज़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, एक्सप्लेन। कह रहे हैं कि बताओ कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को अफेक्ट किया। आप लोग सोच सकते हो कि आईटी इंडस्ट्री, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, मोबाइल बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें बन रही, कहाँ से बनेंगे, बिना इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट के बन सकता है कि नहीं। अगर मोबाइल में बिना चार्ज लगा मोबाइल काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। लैपटॉप काम करेगा, नहीं करेगा। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने से क्या हो रहा है, कहीं न कहीं हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बढ़ रहा है। इन सारी बातों को हमें क्या करना है, अपने मेंशन कर देनी कॉपी में। बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना। ओके, देखो पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। दिस इंक्लूड ट्रांजिस्टर्स, सेट्स, टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें इक्विपमेंट मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन द की success electronic industry. It is a enable more productivity, quality of service and efficiency of electronic industries. Any other relevant point आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 27 है, द क्वेश्चंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट राइजेस मेनी फंडामेंटल न्यू इशू अबाउट द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन है सस्टेनेबिलिटी का, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। अब करें कि ये करें कि राइजेज मेनी फंडामेंटली, है ना, न्यू आइडियाज अबाउट
द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और इससे हमें क्या मिलता है कि बहुत सारे नए नए आइडिया मिलते हैं, है ना। न्यू इश्यू को ये पहले उठाता है ना। एंड नेचर के बारे में बताता है, एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताता है। इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है अपनी बातों में, ठीक है, अपने क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट राइजेस मेनी फंडामेंटल न्यू इश्यूज, है ना। ये बहुत सारे फंडामेंटल न्यू इश्यू को उठाता है अबाउट नेचर एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, है ना। तो क्या क्या आप इसमें लिख सकते हो, एक्सप्लेन विद एग्जांपल लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट, है ना। कंजर्वेशन ऑफ डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैन बी सस्टेन इन एनी इकोनॉमी बाय यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्स। आप रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज करके, है ना, इकोनॉमी को आप सस्टेन कर सकते हो। एंड ग्राउंड वाटर को भी आप है ना मेंटेन कर सकते हो। विंड एनर्जी को मेंटेन कर सकते हो, इन्वायरमेंट को भी क्लीन कर सकते हो, सोलर एनर्जी मेंटेन कर सकते हो ये जरिए, ठीक है। वी हैव ए फिक्स स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जो भी रिसोर्स हैं वो क्या है, फिक्स हैं। एक समय आएगा जब वो खत्म हो जाएंगे, है ना। वी कैन नॉट बी रिप्लेनिश, उसे हम फिर से नहीं वापस ला सकते हैं, इसलिए उसे हमें कंजर्व करके रखना होता है, ठीक है ना। ये याद रखना, इट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट नेशन स्पेसिफिक इशू। कंजर्वेशन करना रिसोर्स का एक सिर्फ एक देश का स्पेसिफिक इशू नहीं है। और फ्यूचर सस्टेनेंस इज लिंक विद द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। और हमारा फ्यूचर कहीं ना कहीं सस्टेन करेगा तभी जबकि हम इन सभी चीज़ों को रिजर्व करके रखेंगे, है ना। तो इन सारे पॉइंट को आप देख सकते हो, कोई भी अदर पॉइंट आपको अगर आता हो तो आप लोग लिख सकते हो और भी ज़्यादा, है ना। पेज नंबर 15 में आप जाकर के इस चीज़ के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। पहले देखो, सोशल के क्वेश्चन में आप एकदम मन को शांत कर सोच लो। सोचोगे तो 4-5 पॉइंट तो अपने आप ही ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं। सोचो पहले क्या हो सकता है। कह रहा है एक्सप्लेन 3 फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के कोई 3 फंक्शन बताओ, कोई कार्य बताओ, क्या काम करता है। सोचो जरा बैठ करके, कुछ नहीं जानते हो आप, 3-4 पॉइंट तो अपने आप लिख दोगे। सिंपल सी बात है, बस आपको लिखने आना चाहिए। अब लिखना कैसे है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पार्टी क्या करेगी, इलेक्शन लड़ेगी। पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। पार्टी क्या करेगी, अलग अलग पॉलिसी प्रोग्राम लेकर के आएगी। पार्टी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ ऑफ कंट्री। पार्टी क्या करेगी, नए नए कानून बनाएगी। पार्टी क्या करेगी, सरकार बनाएगी, सरकार चलाएगी। पार्टी क्या करेगी, इलेक्शन, है ना, फॉर्म द ओपोजिशन। ओपोजिशन पार्टी बनती है ना, जो सरकार सरकार किस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में चेक एंड बैलेंस करेगी उसको। पार्टी से पब्लिक ओपिनियन, पार्टी पब्लिक ओपिनियन को चेक करती है। तो ये सारे पॉइंट आपके पास हैं, यू कैन राइट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन 29 करें, एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई के 3 फंक्शन को आप बताएं यहाँ पे। आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब सबको पता है कि आरबीआई क्या काम है। सोचो जरा क्या क्या काम हो सकता है, नहीं पता, पढ़ लेते हैं क्या क्या काम है। मन को शांत रख के सोचोगे, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इनसे। आरबीआई इशू करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जितना कहती है उसके हिसाब से आरबीआई क्या करता है कि करेंसी नोट छाप देता है, ठीक है। पहला काम ये हो गया, समझ में आ गया। दूसरा काम क्या करता होगा, इट सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। लोन वगैरह जो मिलता है उसको सुपरवाइज करता है, कितना लोन मिला, कितना जमा हुआ, इन सभी चीज़ों को दिखता रहता है। आरबीआई मॉनिटर द बैंक टू मेंटेन कैश बैलेंस, है ना। कितना कैश बैलेंस है, कितना नहीं है, इन चीज़ों को मेंटेन करने का काम आरबीआई का है ना। मार्केट में कितने पैसे हैं, है ना, इन सभी चीज़ों को देखने का काम आरबीआई का है ना। महँगाई घट रही है, बढ़ रही है, वो भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा मेंटेन करता है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ये, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये। आरबीआई sees the banks give not just for political profit making business and traders but also small cultivators, small scale industry and small borrowers। आरबीआई ये भी देखता है कि जो सिर्फ और सिर्फ आप लोग प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम ना करो, सिर्फ बिजनेसमैन को ही पैसा मत दो, बल्कि आप क्या करो कि छोटे छोटे बिजनेसमैन को भी पैसा दो, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले को पैसा दो, है ना, फार्मर्स को पैसा दो, ठीक है, ताकि इन सभी चीज़ों में भी, है ना, पैसा जाए, है ना। तो कुछ परसेंट, कुछ रेशियो यहाँ भी जाना चाहिए, ये भी चेक करता है। पाँचवाँ, है ना, आप लोगों को सिर्फ़ 3 नंबर क्वेश्चन है, आपको सिर्फ़ 3 पॉइंट लिखने हैं, आपके पास में 5 पॉइंट हैं, ठीक है? तो ज़्यादा पॉइंट जानबूझ करके बढ़ाया गया है ताकि आप लोग को और भी चीज़ों को रिकॉल हो सके चीज़ें, ठीक है? ओके, चलते हैं आगे। इसी का और है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक विथ रिगार्ड टू मनी व्हिच दे एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक, है ना? कह रहा है कि बैंक का रोल बताइए, जिस पैसे को वो, है ना, जो पैसा हम लोग जाते हैं और जमा करते हैं बैंक में, उसके बारे में पूछ रहा है ये कि उसका क्या रोल है, ठीक है? ये बताना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक विथ रिगार्ड टू मनी विथ विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। पहला है बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। बैंक क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, जो भी हम पैसे पैसे जमा करते हैं वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है और उस पैसे को क्या करता है, वो इंटरेस्ट में देता है लोगों को। जो हम लोग बैंक से लोन लेते हैं वो पैसा का क्या, किसका होता है, वो जो लोग डिपॉजिट करते हैं उन्हीं लोग को पैसा वो हमें दे दिया जाता है, ठीक है। कुछ कुछ रेशियो वहाँ से निकाल करके हमें दे दिया जाता है लोन के रूप में, और उसी पैसे को शेयर करके जो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं वही सभी बैंक के कर्मचारी वगैरह जो होते हैं, जो बैंक का जो खर्च होता है उसी इंटरेस्ट से काम चलता है। तो इस तरह से बैंक रन करती है, ठीक है।
बैंक कीप ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट कैश, है ना? सिर्फ़ कुछ ही पैसे को कैश के रूप में रखता है और सब वो दे देता है लोन के रूप में, 15%, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज़ केप्ट एज़ प्रोविज़न टू पे द डिपोज़िशन हू माइट कम टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डेट, ठीक है? तो और भी 4-5 पॉइंट इधर है, आप लोग इसे लिख सकते हो आराम से, ठीक है? अगर लिखना हो तो। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं सेक्शन डी पर अब। सेक्शन डी देखते हैं। एनालाइज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, है ना, क्या प्रभाव पड़ा इंडिया पर और इकोनॉमिक प्रभाव क्या पड़ा और पॉलिटिकल प्रभाव क्या पड़ा, ये बताना है। क्या सिचुएशन थी उस समय इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, है ना, इसका इफेक्ट बता दो। पहला है द वार क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, है ना, एक नया इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट किया। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। काफ़ी एक्सपेंडिचर खर्च हो गया, है ना, काफ़ी डिफेंस में एक्सपेंडिचर हो गया हमारा, है ना, विच वाज फाइनेंस बाई वॉर लोन्स, जिसको कि बाद में वॉर लोन वगैरह लेना पड़ा वॉर में फाइनेंस करने के लिए। टैक्स इसके बदले में टैक्स वगैरह बढ़ा दिया गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कस्टम ड्यूटी भी राइज, कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया ताकि ज़्यादा पैसा आ पाए और डिफेंस में खर्च कर पाए, है ना, टैक्स को बढ़ाया गया। थर्ड है थ्रू द वॉर ईयर प्राइसेस इंक्रीज, है ना, हर चीज़ों के प्राइस इंक्रीज हो गए, लगभग डबल हो गए, है ना, और इससे क्या होगा, काफ़ी समस्याएं आने लगी लोगों को। फोर्थ पॉइंट है विलेज विलेज में कॉल अपन सप्लाई सोल्जर्स, गांव वालों को कहा गया कि आप लोग सोल्जर भेजो गांव से, है ना, और जो लोग नहीं जाते थे तो जबरदस्ती फोर्स लिखा हुआ है, जबरदस्ती यहाँ पर लोगों को ले जाया गया, है ना, और इससे काफ़ी लोग गुस्से हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग जगहों पे उस समय सूखा पड़ गया था ना, क्रॉप फेल हो गए थे, है ना, काफ़ी शॉर्टेज हो गई फूड वगैरह की। इससे क्या हुआ कि इस वजह को इन्फ्लुएंजा, काफ़ी उस समय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया और बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग मारे गए यहाँ पे, है ना, भुखमरी के कारण और एपिडेमिक के कारण, ठीक है। तो इसमें से सभी पॉइंट रिलेवेंट है, किसी भी एक, है ना, 5 पॉइंट को आप लिख सकते हैं क्योंकि ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कितने नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर के, और आपको पढ़ना है तो 30 पेज नंबर जा करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर है एनालाइज द रोल ऑफ folklore एंड सिंबल ऑफ रिवाइवल ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, है ना, तो आप इसके रोल को बता सकते हो नेशनलिज्म इन इंडिया। तो idea of nationalism were developed through the Indian folklore or symbols. Nationalists began recording folk songs sung by bards, and they toured villages and gathered folk songs and legends. ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट है। इन बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ began collecting ballads, nursery rhymes and myths and led to the movement of folk festival, ठीक है। In Madras, Natesa Shastri published a massive 4 volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है। 31 है efficient means of transport are requisite for past development justify the statement, है ना। तो कह कि efficient means of ट्रांसपोर्ट का हमें जो हम लोग यूज कर रहे हैं efficient होना चाहिए, है ना, इसके बारे में आपको लिखना है, जस्टिफाई करना है अपने स्टेटमेंट को। तो ये सारे पॉइंट को आप इसमें डाल सकते हो, है ना, देख सकते हो यहाँ पे 6-7 पॉइंट है यहाँ पे। पाइपलाइन यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल वगैरह, है ना, तो इसको अच्छे से आप लोग एक बार रीड कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रोडवे हैव एन एज ओवर रेलवे, है ना। रोडवे का काफ़ी एज होता है रेलवे, रेलवे से मतलब कह रहे हैं कि रोडवे बनाना ज़्यादा बेहतर है एज रेलवे, ठीक है ना। तो रोड को बनाना आसान होता है या फिर रोड का काम आसान होता है या फिर रोड हमारे लिए बेहतरीन होता है ना, इसके बारे में आपको जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को, है ना, इसका काफ़ी एज होता है रोडवे का, क्योंकि देखो रोड से अगर रेलवे हर जगह जो है हर 1-2 किलोमीटर पे उसका स्टेशन नहीं होता है या फिर प्लेटफॉर्म नहीं होता है, लेकिन रोडवे का क्या होगा, हर 1 किलोमीटर जहाँ जाओ तो वहाँ बस रुक सकती है, लेकिन रेल को रुकना काफ़ी मुश्किल होता है, हर जगह पे आप नहीं उतर सकते। तो ये काफ़ी, और रेलवे को बनाना थोड़ा-सा आसान होता है, रोड को बनाना आसान होता है, लेकिन रेलवे बनाना उतना बहुत ही मुश्किल होता है ना? रोड देखते हो कि आप हिमालय से पर्वतों पर भी रोड बहुत से बने हुए हैं, लेकिन रेल बनाना वहाँ पे मुश्किल होता है, रेलवे का कंस्ट्रक्शन करना वहाँ पे, है ना? स्लोप पर भी रोडवे बन सकती है, लेकिन रेलवे को बनाना स्लोपिंग काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये सारी बातों को आप मेंशन कर सकते हो और यहाँ से आप रीड कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है? कह रहे देयर इज ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। कह रहे कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी ऑफ आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया जा रहा है। आप इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कीजिए एग्जाम्पल के साथ। तो जाहिर सी बात डेमोक्रेसी बेस्ट है हमारे लिए, है ना। तो बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पे। डेमोक्रेटिक गिव्स फ्रीडम टू पीपल, लोगों को आज़ादी देता है। सिलेक्ट देयर गवर्नमेंट, हम लोग अपनी सरकार को चुन सकते हैं बिना किसी डोमिनेशन के, है ना, किसी प्रेशर के, है ना। तो सेकंड पॉइंट है डेमोक्रेसी हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन। हर 5 साल पे या फिर जो भी टेन्योर है ना, 5 साल 6 साल पे हर रेगुलर इलेक्शन होता है, 4 साल पे, है ना, क्योंकि यूएस में 4 साल का इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ 5 साल का इलेक्शन होता है। इस तरीके से 4 साल 5 साल पे जो भी टेन्योर है फिक्स उसके हिसाब से इलेक्शन होते रहते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू होल्ड गवर्नमेंट, है ना, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है यहाँ पे, हमारे सिटीजन के लिए काम करती है सरकार वहाँ पे।
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनहैंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, लोगों की डिग्निटी सम्मान को बनाती है और ज़्यादा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन, है ना, डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन मेकिंग होता है क्वालिटी निकल के आता है उसमें, जो भी डिसीजन लिया जाता है सरकार के द्वारा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंप्रूव क्वालिटी डिसीजन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड ए मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो भी होता है उसको खत्म करते हैं लोग। तो ये सब डेमोक्रेसी की अच्छाइयाँ हैं, आप लोग इसके लिख सकते हो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या क्या कर सकती है ना, आप सोशियो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकती है, सॉल्व कर सकती है, इसको भी आप सपोर्ट करो इस स्टेटमेंट को। तो ये सारे डेमोक्रेसी की अच्छाइयाँ लिखना है ना। डेमोक्रेसी इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउ फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन डिसीजन मेकिंग में। डेमोक्रेसी प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाती है ना। बेड और आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, है ना, सब लोग मिलकर डिस्कस कर सकते हैं बैठ करके। रेगुलर और फ्री और फेयर इलेक्शन होता है यहाँ पे। ओपन पब्लिक डिबेट होता है यहाँ पे, है ना। डेमोक्रेसी गिव सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमें हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है जो कि 2005 में मिला, ठीक है। डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्विटी, ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, सबको वोट देने का अधिकार है अपने, है ना। प्रधानमंत्री और जो भी राष्ट्रपति सबको चुनने का अधिकार है, अपने एमपी एमएलए चुनने का अधिकार है, तो हमारे पास वो सब अधिकार है, ठीक है। ओके, तो ये सारे पॉइंट है, आप लोग यहाँ पे पॉइंट कर सकते हो, ठीक है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, है ना, एनालाइज करो कि क्या है इम्पैक्ट, है ना, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया में क्या है ना, इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का। तो जाहिर सी बात है एमएनसी हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया सच एज सेल फोन्स ऑटोमोबाइल, इन सभी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया है एमएनसी ने, मल्टीनेशनल कंपनियों ने। इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ नई नई जॉबें क्रिएट हुई हैं। लोकल कंपनी सप्लाइंग रॉ मटेरियल, लोकल कंपनी का रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। इंडस्ट्री है प्रोस्पर, इससे इंडस्ट्री का भी प्रोस्परस हो रही है ना, आगे बढ़ रही है। सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनी हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन, they have invested in newer technology and production method and raised their production standards. Some have gained from successful collaboration with foreign companies. Globalization has enabled some large Indians company to emerge as multinational themselves. टाटा मोटर्स वगैरह, इन्फोसिस, रैनबैक, सीएससी, ये सारी कंपनियां हैं, ठीक है, इंडियन कंपनी है सब। तो करेक्ट, ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज पार्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग आईटी इंडस्ट्री। तो ये सारे चॉइसेस हमारे पास इंडस्ट्रियों के, ठीक है ना। तो इस तरीके से कहीं न कहीं इंडिया भी काफ़ी ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड में आ चुका है, बहुत अच्छी तरीके से आ चुका है और काफ़ी एक अपना प्रभाव भी दिखाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, इंडिया। तो इसमें से सारे पॉइंट में से सारे नहीं लिखने हैं आपको, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि 5 मार्क क्वेश्चन थे, तो आपको सिर्फ़ 5 ही पॉइंट लिखना है, आप 5 पॉइंट याद कर सकते हो यहाँ से। एनालाइज़ द वे टू मेक ग्लोबलाइज़ फेयर, ठीक है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार रीड कर सकते हो सारे पॉइंट को। मैं यहाँ अच्छे से ज़ूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, आप लोग सारे पॉइंट पढ़ लो अच्छे से। नेक्स्ट है केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं केस बेस्ड क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप लोग एक बार उसे रीड कर लेना। एक ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से सेक्शन ही केस बेस्ड स्टार्ट 34 क्वेश्चन नंबर, यहाँ 34.1, 34.2, 34.3 है। इन सभी का आंसर आप लोगों को मैं अभी स्क्रीन पे चल रहा हूँ दिखाने के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था 34.1 की, हाउ द हाउ वाज द मार्केटिंग गुड्स डन इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। तो थॉट लेबल्स, है ना, इमेज ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेस, कैलेंडर्स, एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट आप ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। 34.2 है, यहाँ पे तीनों आंसर है, ठीक है, आप लोग वहाँ से पढ़ करके यहाँ पे आके देख सकते हो क्या क्वेश्चन है। 34.3 था, आइडेंटिफाई द मैसेज कन्वे थ्रू द एडवर्टाइजिंग ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो क्या क्या बताता है, तो फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट इन प्रोडक्ट, प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अवेलेबिलिटी, मार्को क्वालिटी, ठीक है। 35 है, 35 चलते हैं 35 पहले पैसे देख लेते हैं उसके। ओके, 35 ये रहा पैसेज, ठीक है। आप लोग मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये रहा क्वेश्चन 35.1, 2 और 3, यहाँ पर तीनों क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अब आंसर देखते हैं इसका कहाँ पे है। ये रहा 35.1 का आंसर, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 35.2 का आंसर यहाँ पे है और 35.3 का आंसर यहाँ पे है। मैं इसे स्क्रॉल नहीं करूँ क्योंकि ये तो है ना उस पैराग्राफ से लिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हो। 36 पे चलते हैं आप। ओके, तो 36 क्वेश्चन नंबर ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे 36.1, 36.2, 36.3 ये तीनों क्वेश्चन है यहाँ पर, आप लोग पढ़ सकते हो पहले इसको पैराग्राफ, उसके बाद आंसर आप दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा 36.1, 36.2, ठीक है, और 36.3, ठीक है। तो ये रहा 36.3 का आंसर जहाँ तक है। अब मैप बेस्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन पे यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आंसर भी आप लोग नीचे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 प्लेसेस है, ए एंड बी हैव बीन मार्क्ड ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई देम एंड राइट द करेक्ट नेम्स ऑन लाइन्स विद देयर नियर देम। पहला है कि द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ आईएनसी हेल्ड इन सितंबर 1920, 1920 में जो हुआ था आईएनसी, वो कहाँ पे होता है ये बताना है। बी बताना, द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ, महात्मा गांधी ने कहाँ पे सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था वो है।
ओके, चलता हूँ क्वेश्चन पे लेकर के, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट आंसर दिखाता हूँ, ठीक है? पहले चलते हैं क्वेश्चन। ओके, तो ये रहा पहला और दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? मैप वाले क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड। प्लेस वेयर आईएनसी सेशन हेल्ड इन 1920, और ये बी, ठीक है? ओके, उसके बाद है बी में है, बी में कह रहा है कि ऑन द आउटर मैप लोकेट द थ्री सुटेबल सिंबल्स, हीराकुंड डैम, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और प्रादीप सी पोर्ट्स, ठीक है? इस सभी को हमें क्या करना है, मेंशन करना है मैप में, ठीक है? और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये 4 को 5 क्वेश्चन लगातार दिए गए हैं, इन सभी को आपको, ठीक है ना, दिखाना है इम्पेयर्ड के लिए। ये है क्वेश्चन विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, ठीक है? ओके, तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे ये पॉलिटिकल मैप है, आप लोग को लगाने आ रहा है तो क्वेश्चन आप लगा सकते हो। मैं इसका आंसर डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कौन कहाँ पर है। ये था, ये आंसर है विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए, ठीक है ना, कि कौन कहाँ पे सिर्फ लिखना होता है उन लोग को, है ना? लेकिन यहाँ पे आप लोग को मैप पे लोकेट करना है। ये रहा, कहाँ कहाँ है, तो जूम कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है? देखो ये रहा दांडी, ये रहा तारापुर, है ना, ये रहा पुणे थर्ड वाला, ये हीराकुंड डैम रहा, ये प्रदीप पोर्ट रहा, ये कोलकाता, ठीक है? तो ये 4-5 पॉइंट हैं, तो ये रहा आंसर आप लोग का, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कृपया करके आप लोग वीडियो को आगे बढ़ाएं और थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है? और लाइक वगैरह कर दें, ठीक है? तो बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।